Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. My dear students, today we will learn about the measurement of the mass of the chapter number 2, unit and measurement, which is related to standard 11 physics subjects. Let's start measurement of the mass. तो I have written the topic measurement of the mass. तो कहने का मतलब मेजरमेंट ऑफ मास क्या है, अगर हम ये कहें तो मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. क्या होता है? मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस. कहने का मतलब यह है कि अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड कि जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है और इस पे प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस पे टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और इस पे लोकेशन का भी ऑब्जेक्ट का या स्पेस में कहीं अगर कोई फर्क ना पड़े तो वो करेक्ट वैल्यूज देता है. तो मास क्या है? एक बेसिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है. इसको लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा. हमें क्या लिखना है कि मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, कहने का मास क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. किस पे? ये कभी डिपेंड किस पे नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड. किस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए? डिपेंड ऑन किस पे? अभी बोला था मैंने. डिपेंड ऑन कहने मतलब अगर कोई भी हमारा यूनिट है, प्रॉपर्टी क्या कहती है मैटर की, अगर हमने यूनिट लिया है, मास की मेजरमेंट की यूनिट बनाई है किलोग्राम या जो भी है, तो उसमें ना तो टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट होना चाहिए, ना प्रेशर का, या फिर लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस में कहीं भी. तो हम क्या लिख सकते हैं? इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और क्या? प्रेशर. ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं? कोई लोकेशन भी बताए. और क्या लिख सकते हैं? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्पेस. कहने के मतलब मास की यूनिट या कोई प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी वैल्यू कहीं भी मेजरमेंट करे तो वो चेंज ना हो. लेकिन प्रोटोटाइप इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. अगर यूनिट कहें तो हम स्टैंडर्ड किलोग्राम इज सप्लाइड बाय द किसके द्वारा बताया गया था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर. ये चीजें हमें याद होनी चाहिए. ठीक है, तो जो हमने मास की यूनिट बताई थी, बनाई गई थी, ठीक है, तो जो ये कॉन्फ्रेंस में जो डिसाइड हुआ था उसी को हम यूज करते हैं. तो उसके कुछ प्रोटोटाइप्स हैं, वो अपने को लिखने पर. द प्रोटोटाइप्स ऑफ इंटरनेशनल. राइट डाउन द प्रोटोटाइप. ठीक है, प्रोटोटाइप किसका बनाया गया है? ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम. क्या हम बताएंगे कि प्रोटोटाइप इसके जो भी किसके द्वारा बनाए गए थे? ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको हमें लिखना भी पड़ेगा. ठीक है, ऑफ द इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय स्टैंडर्ड किलोग्राम. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब एसआई जो यूनिट बनाएगी किलोग्राम, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, किसके द्वारा बताया गया था? सप्लाइड बाय अभी नाम बताया था मैंने, किसके द्वारा बताइए? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट. क्या? किसके द्वारा? इंटरनेशनल, ठीक है, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर. ठीक है,
वेट और मेजर का जो लिखा गया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इसके द्वारा ये एसआई यूनिट बनाई गई और उन्होंने बताया कि जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम ही होगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज है और ये अवेलेबल इन मैनी अदर। तो हम क्या लिख रहे थे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट ऑफ मेजरमेंट के द्वारा जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट बनाई गई थी, एसआई सिस्टम बनाया गया, उसमें मास की जो यूनिट थी वो किलोग्राम थी, वो हमें लिखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हर कंट्री में अवेलेबल है, क्या कह सकते हैं, आर अवेलेबल, ठीक है। ठीक है, कहाँ कहाँ का अवेलेबल होनी चाहिए, कहाँ कहाँ, इंडिया में होनी चाहिए, बाकी जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। दिस शुड बी अवेलेबल इन मैनी अदर लेबोरेटरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जो है ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लिख दिए इन मैनी अदर लेबोरेटरीज, इन मैनी अदर लेबोरेटरीज ऑफ different countries, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में जो है अलग अलग लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। ठीक है, तो वो लेबोरेटरीज कहाँ बनाई गई हैं, कैसे बनाई गई हैं, अगर हम दूसरे देशों की बात ना करके इंडिया में कहाँ है तो वो हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना ये चाहेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है और उसका सिंबल क्या है। तो जबकि हमने पढ़ा है एसआई यूनिट ऑफ मास इज क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। और इसका सिंबॉलिक यूनिट क्या, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंबल, ठीक है, सिंबल में क्या लिखेंगे, केजी स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ द मास है, किलोग्राम है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, केजी है। और इंडिया में ये कहाँ अवेलेबल है, इसके सेंटर कहाँ है, जहाँ पे ये लेबोरेटरी कहाँ बनाया जाता है, इन इंडिया दिस इज अवेलेबल एट, लिखिए इन इंडिया क्या अवेलेबल है, मास हमें अवेलेबल करना है, दिस अवेलेबल दिस इज अवेलेबल इन, कहाँ पे है, इंडिया में अगर हम बात करें तो कौन सी लेबोरेटरी है वहां पे अवेलेबल है, तो कहाँ पे अवेलेबल है, इसका नाम लिखना पड़ेगा, एट द, ये नाम हमें याद होना चाहिए, हम सीखे एनपीएल कह सकते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एनपीएल। एनपीएल का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, क्या होता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरीज, ठीक है। ये इंडियन जिसका फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये इंडिया में कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में जो है इसका जो है लेबोरेटरी है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जहां पे हम बेड को तैयार करते हैं, अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये बेड किसको मेजर करता है, कोई पार्टिकल बड़ी वस्तुओं को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसे 1 kg है, 1 क्विंटल है, ठीक है, 10 क्विंटल है, टन है, ये सब हम क्या होगा, वेट बॉक्स यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई एटम हो या कोई मॉलिक्यूल्स हो, ये बहुत छोटे होते हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं, तो उनको किलोग्राम से तो मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, while dealing with one atom with the atoms or molecules the kilogram is inconvenient unit, क्योंकि उसके लिए वो convenient नहीं है। तो convenient में क्या होगा, this is important standard unit of atom के लिए और molecule के लिए दूसरी यूनिट बनाई गई है, उसके लिए उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इतना लिख लिया है आप लोगों ने, ओके, हैव यू रिटन, वेरी गुड। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं और आगे पढ़ते हैं कि अगर एटम है, मॉलिक्यूल्स है, या बहुत छोटे छोटे जो हमारे ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी हमें यूनिट लिखना है, उसका यूनिट लिखना है, तो हम उसकी यूनिट किलोग्राम नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम अब पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो हमने
पढ़ा भी है लोअर क्लासेस में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो मास के लिए जो यूनिफाई किया गया है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होती है। जैसे कोई मास है, एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके लिए जो हमारी यूनिट डिसाइड की गई है वो एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट डिसाइड की गई। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफाइड यूनिट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, यू। क्या बोलते हैं? यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल, इसे एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, यहाँ एम भी लिखते हैं, ठीक है, मास यूनिट, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं AMU। क्या बोलते हैं? AMU। या फिर शॉर्ट में, और शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखते हैं? 1U। U से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। और 1U इक्वल टू कितना होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो 1U इक्वल टू, अगर हम इसको कहें तो कार्बन के एटम से लिया गया है, क्योंकि कार्बन की वैल्यूज होती है, कार्बन में 12 एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बेसिस पे जो वैल्यूज है, मॉलिक्यूल्स नहीं, उसके जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया। तो 1U इक्वल टू, उसकी वैल्यू आई थी 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। कितना है? 1.66 × कितना बोला है? 27 किलोग्राम। ये 1U की वैल्यूज है, जिसके द्वारा हम एटम मास या छोटे छोटे पार्टिकल को मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज मासेस की बात करें, जैसे यूनिवर्स है, प्लैनेट है, स्टार है, ये स्टार्स है और ये इनका मेजरमेंट करते हैं, तो किसके बेसिस पे होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे इसको मेजर करते हैं, जो यूज करते हैं वो ग्रेविटेशनल मेथड है। कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे स्टार के मेजर करना है, ठीक है, या फिर प्लैनेट को मेजरमेंट करना है, प्लैनेट, स्टार्स, ठीक है, ठीक है, ये बड़े बड़े जो सब्सटेंस हैं, अगर इनको मेजरमेंट करना है तो इसके लिए हम ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि उसके लिए ना तो यू की वैल्यूज वहां पे चलेगी, ना तो ये चलेगा, ना हमारा किलोग्राम यूनिट भी वहां पे हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसी के बेसिस पे, उसके बेस से हम ग्रेविटेशनल मेथड यूज करेंगे और इसके द्वारा प्लैनेट, स्टार्स की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि जैसे हमने बहुत सारी वैल्यूज मेजरमेंट किया, लेकिन इसकी रेंज क्या है? हैव यू रिटन दिस? ओके, गुड। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रेंज पूछ ली जाती है, रेंज ऑफ मास। तो रेंज ऑफ मास की बात करें, रेंज ऑफ मास, तो इसका रेंज क्या है? तो अगर रेंज कहें तो ये फ्रॉम कहां से कहां तक होता है? फ्रॉम 10⁻30 kg टू 10⁻55 kg, ये रेंज है। कहने का मतलब, अगर हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की बात करें तो यूनिवर्स में छोटे भी पार्टिकल्स हैं और बहुत बड़े भी पार्टिकल हैं। छोटे पार्टिकल में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो 10⁻30 kg होता है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे दूसरे भी अगर एटम की बात करें तो इससे आरबीसी ब्लड, आरबीसी मास ऑफ, जैसे तो फॉर एग्जांपल मैं आप दे रहा हूँ, आप 2-3 दे सकते हो, ठीक है। तो मास ऑफ अगर हम कहें ऑफ आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? किसी को कुछ याद है? कुछ भी अंदाजा? 10⁻23 kg, इतना कम, इतना हल्का होता है। 10⁻30 है, हाँ ठीक है, 30 न कह सकते हैं, मतलब 23 लिख दिया हमने, ये 13 होता है। लेकिन अगर हम दूसरे पार्टिकल्स की भी बात करें, जैसे क्या है, डस्ट पार्टिकल है, रेन ड्रॉप है, तो डस्ट पार्टिकल अगर हम देखते हैं, डस्ट पार्टिकल तो थोड़ा मुझे दिख भी जाता है ना, तो इसका मास कितना होगा लगभग? तो मास ऑफ डस्ट पार्टिकल, गेस करिए कितना होता होगा? कितना होता होगा बताइए? 10⁻⁹ kg, ठीक है। और कौन सा पार्टिकल, और कौन किसकी चर्चा कर सकते हैं? जैसे आपने रेन, बरसात में पानी आता है ना, रेन ड्रॉप, ये तो दिखती है, इसका वेट कितना होगा? मास ऑफ रेन ड्रॉप, बोलिए, सोच के रखिए आप लोग।
मास ऑफ रेन ड्रॉप कितना कितना होगा? हाँ सोचिए। अच्छा कितना? 10⁻⁻⁶। अच्छा और इसे और कुछ इससे कम ज्यादा कुछ नहीं बताओगे? 10⁻⁵ भी हो सकता है। ठीक है, तो मास ऑफ द रेन ड्रॉप आप बोल रहे हैं कोई 10⁻⁵ होगा, 10⁻⁴ गेसिंग नहीं करना, नहीं पता है कोई बात नहीं, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है। ये सब क्या है? एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मास ऑफ रेन ड्रॉप कितना? 10⁻⁶ kg होता है। अच्छा मॉस्किटो तो सबको परेशान किया है ना, तो मास ऑफ मॉस्किटो का बता दो। चलो मॉस्किटो QQTO, ठीक है। मॉस्किटो का कितने लोग बता सकते हैं कि इसकी वैल्यूज ये होती है? मॉस्किटो का मास कितना होता है? मास ऑफ मॉस्किटो 10⁻⁵ kg। सोच, ड्रॉप्स के से 10 गुना छोटा होता है, 1.10 टाइम छोटा होता है। अच्छा चलिए, ग्रेप्स कितने लोगों ने खाया है? ग्रेप्स खाया ना सब लोगों ने? चलो उसका बता दीजिए कितना होता होगा नियर अबाउट। एक ग्रेप्स की एवरेज वैल्यूज कितनी होगी? मास ऑफ ग्रेप्स, मास ऑफ ग्रेप्स कितना? कुछ भी सोचो कितना हो सकता है? कितना? 10 ग्राम। अच्छा कितने लोग कहते हैं 10 ग्राम? रेज योर हैंड। ओह मैनी लोग कह रहे हैं 10 ग्राम। अच्छा 1 ग्राम कितने लोग कह रहे हैं? कोई नहीं। 200 ग्राम। अच्छा इसको किलोग्राम में बदले तो ठीक है, 1 ग्राम। ओके तो इसका वैल्यूज होती है, अगर किलोग्राम में लिखें तो 10⁻³ किलोग्राम है। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 1 ग्राम जो होता है मास ऑफ द ग्रेप्स होता है। लेकिन चलिए अभी ग्रेप्स की बात तो छोड़िए, अब आप आ जाइए मास ऑफ द ह्यूमन बींग्स कितना होता है आप बताइए। एवरेज वैल्यूज बतानी है मास ऑफ ह्यूमन बींग्स की लगभग एवरेज जो है वेट कितना होता है? 70 kg। अच्छा 120, वेरी गुड। और एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ 70 80, अच्छा 90 भी होता है। ओके और कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है? 140। अच्छा उससे भी ज्यादा। चलो एवरेज कितना हम कह सकते हैं? 100 बोल सकते हैं ना? हाँ तो ये सही है, तो 10⁻² kg हम कह सकते हैं। चलो ये तो ह्यूमन बींग्स हो गया। ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? अर्थ पे होते हैं, तो अर्थ का मास कितना होगा? चलो अच्छा मून का बता दो कितना होगा? नहीं मालूम है। ये छोटी छोटी चीजें एक दूसरे सीक्वेंस में है, अब कभी पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी जानकारी के लिए है कि मास ऑफ द मून कितना होता है? 10⁻23 kg। ठीक है, तो अर्थ को क्यों छोड़ रहे हैं? तो मास ऑफ अर्थ बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम रह रहे हैं। कितना होता है इसका? 100 टाइम ज्यादा होता है, 100 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना होगा? 25 kg। अब चलो जो हमें एनर्जी देता है उसका ही बता दो। मास ऑफ सन कितना होता है? तो इससे तो ज्यादा ही होगा ना? कितना? 25 तो है, 28। अच्छा और कुछ इसकी होती है एवरेज बेस का वेट है कितना kg? 10⁻30 kg। चलो एक बता देते हैं लास्ट में, यूनिवर्स का कितना होगा? लगभग मास ऑफ यूनिवर्स। चलिए बोलिए मास ऑफ यूनिवर्स कितना होगा? 10⁻, मैक्सिमम वाली वैल्यू लिख दो ना, ठीक है, 10⁻55 kg। तो इस मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के आप वैल्यूज को आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हमने छोटी से छोटी वैल्यूज भी ऑब्जर्व की और बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी जो हमें दिखते नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का कितना होगा मैंने नहीं लिखा, आपको पता होगा। एवरेज कितना होता है? 1.6 10⁻27 kg। तो एवरेज क्या कह सकते हैं? 10⁻27 kg। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं कि छोटे में 10⁻3, बहुत टाइनी पार्टिकल की बात करें तो मास उसका 10⁻30 है। लेकिन मैक्सिमम अगर ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें तो 10⁻55 kg होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत छोटे होते हैं उनको मेजर करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कोई एटम है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? यू यूज करते हैं। 1 यू में कितने किलोग्राम होते हैं? अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, कितने होते हैं कौन बताएगा?
1.60 10⁻⁻27 kg, वेरी गुड। और इसके बाद अगर बड़े ऑब्जेक्ट हैं जैसे कोई ग्रेप्स है या फिर कोई दूसरा आइटम है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। और बहुत ज़्यादा रेंज वाले जो होते हैं जैसे प्लैनेट है, स्टार्स है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे मेथड हैं मास को मेजरमेंट करने के लिए, बहुत सारी इन दिस पे हम कह सकते हैं बहुत सारी मैनी यूनिट्स आर देयर। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 10⁻⁻30 kg टू 10⁻55 kg, दिस इज द रेंज। ये यूनिवर्स की है, बहुत ज़्यादा प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज, इसका बस इतना होगा। लेकिन बहुत यूनिट जो मिनिमम कितना हो सकता है 10⁻30 kg। तो इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड मैनी, मतलब एग्जांपल आई टुक, जैसे ग्रेप्स है, ह्यूमन है, मून है, अर्थ है, ये तो खाली समझने के लिए है। अगर आपको याद हो सके तो ह्यूमन की याद कर लो, यूनिवर्स की याद कर लो, तो उसकी अपर और लोअर जो रेंज है वो याद कर लो, बाकी बहुत ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हैव यू रिटन? ओके, थैंक यू।